तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर वर्क किया। तो इसमें से एक साइंटिस्ट है हमारे पास, डोबेरेनर। तो काफ़ी साइंटिस्ट हैं। तो शुरू में जो पीरियोडिक टेबल बनी, आप जानते हैं कि वो जो है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास की बुनियाद पर बने। और सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बना। सिर्फ एक है जो कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बना है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो पहला है डोबेरेनर। इनका पूरा नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर। इन्होंने रूल ऑफ ट्राइएड पेश किया था। और रूल ऑफ ट्राइएड, ट्राइएड किसे कहते हैं? ट्राइएड मतलब कोई भी ऐसी टेबल जिसमें 3 ड्रॉज होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ट्राइएड। ठीक है, तो इसने जो है वो रूल ऑफ ट्राइएड पेश किया था जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर ने। और उसने कहा था कि अगर हम एक जैसे एलिमेंट को असेंडिंग एक जैसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो बीच वाले जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे सिमिलर एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रख दें तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का जब हम इनका एवरेज लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे, तो वो मिडिल वाले के बराबर आ जाएगा, सोडियम के बराबर, जैसे 23 आ जाएगा। तो इसने ये कहा था कि इसका मतलब कि इन जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में अटैच कर सकते हैं। तो ग्रूमिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट था ग्रुपिंग करने का, वो डोबरेनर ने पेश किया। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट लॉ। डोबरेनर के बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, और उन्होंने पेश किया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो न्यूलैंड का एक लॉ है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ओके, रिज्वाइन करें। तो न्यूलैंड था, साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड जो थे वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने ऑक्टेव का लॉ पेश किया। ऑक्टेव असल में एक म्यूजिकल टर्म है, चूँकि जो जॉन न्यूलैंड थे वो एक केमिस्ट के साथ साथ जो थे वो एक म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, तो उन्होंने म्यूजिक को जो है वो केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दिया, जोड़ दिया। तो मौसीकी के जो 8 सुर होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं ऑक्टेव। जैसे हमारे पास मौसीकी के 8 सुर होते हैं, जैसे सा, पहले सुर होता है सा, फिर होता है रे, फिर होता है गा, फिर होता है मा, फिर होता है पा, उसके बाद होता है धा, उसके बाद होता है नी, उसके बाद होता है सा। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि मौसीकी के हमारे पास 8 सुर होते हैं। ठीक है, दैट इज सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होता है ना सा, फर्स्ट सा होता है और 8वां भी सा होता है। तो पहला सुर हमेशा 8वें सुर को रिपीट करता है मौसीकी के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था, जिस तरह से मौसीकी का पहला 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करेगा, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लास्ट एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट जैसा होगा, वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स रख दिए गए, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे जो एलिमेंट्स रखे गए ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखे गए। ठीक है, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, अगर यहाँ से इसको पहला मान लें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो 8वां एलिमेंट आ जाएगा सोडियम। तो 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा है, तो लिथियम सोडियम सेम हो, तो कहीं से भी फर्स्ट एलिमेंट को रखें तो 8वां एलिमेंट जो हमेशा पहले जैसा आ रहा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसकी बुनियाद में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स एक वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप्स में अरेंज होने शुरू हो गए। ठीक है जी, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट किस वजह से किया गया? क्योंकि ये भी एटॉमिक मास की बुनियाद पे ही बना था। तो इसमें इसलिए रिजेक्ट किया गया कि इसके इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने हाइड्रोजन को नहीं रखा था, और उसके साथ नोबेल गैसेस, जो एटे ग्रुप की गैसेस है, उनको नहीं रखा था, जिसकी वजह से न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको खत्म कर दिया गया, उसको नहीं यूज किया गया। ठीक है, ये सेकंड आपके पास था। उसके बाद न्यूलैंड गए तो फिर नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट हैं, एक जर्मन केमिस्ट थे, जूलियस लोदरमेयर। तो जूलियस लोदरमेयर ने जो क्लासिफिकेशन की, तो उसके दौर में 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट्स। उसको उन्होंने 9 ग्रुप्स में रख दिया अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, 9 ग्रुप थे लोदरमेयर की पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो उसने पहले बात तो एक पीरियोडिक टेबल बनाया 9 ग्रुप वाला, और दूसरा एक और काम किया, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम में। उन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ में एक्स एक्सिस में उन्होंने एटॉमिक मास रख दिया
और वाई एक्सिस में उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम रख दिया, और जितने भी एलिमेंट्स उनको एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यूज के लिहाज से प्लॉट कर दिया। और उसने देखा कि जो पीक पर मतलब जो ग्राफ बना, तो ग्राफ में कुछ माउंटेन जैसे, पहाड़ जैसे दिख रहे थे। तो जो पीक पर जो एलिमेंट्स थे, जैसे उसमें ज़्यादातर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, मतलब वो सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स आ गए, अल्कली मेटल्स आ गए। और असेंडिंग पोजीशन में, मतलब नीचे वाले पोजीशन पे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन दिख गया आपको, इस तरह से ब्रोमीन दिख गया आपको, फ्लोरीन दिख गया आपको, वो असेंडिंग पोजीशन पे थे। असेंडिंग पोजीशन से मुराद जहाँ पर पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं वहाँ पर थे। उसने कहा कि सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑक्युपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल, के अल्कली मेटल्स जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो एक ही जगह पर मौजूद है, और बाकी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजेंस हैं वो सभी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन these elements, there is some relation between alkali metals and alkali metals कि उनको हम एक एक ग्रुप में सेपरेटली अरेंज कर सकते हैं। तो दैट इज लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। उसका प्रोडक्ट टेबल तो इतना फेमस नहीं हो पाया, बट लोदरमेयर का ग्राफ ज़्यादा फेमस हुआ। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? डोबेरेंडा, न्यूलैंड, लोदरमेयर, एनी इशू? ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? ओके, ठीक है। तो लोदरमेयर के बाद फिर एक और, अच्छा, लोदरमेयर का प्रोडक्ट टेबल को रिजेक्ट किया गया। वजह ये थी चूंकि लोदरमेयर के दौर में, जिस साल 1869 में लोदरमेयर ने अपना प्रोडक्ट टेबल पेश किया था, और 1869 में भी हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट टेबल आ गया था मार्केट में, जो कि एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट टेबल था, जो किसने बनाया था? एक रशियन केमिस्ट मिट्री मेंडेलीव ने। तो मेंडेलीव ने एक प्रोडक्ट टेबल बनाया एटॉमिक मास की बुनियाद पर, एक पीरियोडिक लॉ भी पेश किया। पीरियोडिक लॉ में वो क्या कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार उनके एटॉमिक मासेस पर होता है, या वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? वो फंक्शन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास साइन थीटा का फंक्शन होता है, तो साइन थीटा का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। वजह क्या होती है कि साइन थीटा की अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसमें आप चेक करते हैं कि वो अपने वैल्यूज़ को जो है वो कुछ डिग्रीज के बाद रिपीट कर रहा होता है, इस तरह साइन वेव जनरेट होती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं, और किस तरह से रिपीट करते हैं? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। या कुछ खास एटॉमिक मास गुजरने के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। जैसे कि खास एंगल्स गुजरने के बाद साइन थीटा जो है वो ग्राफ पे अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिपीट कर देता है, सेम वैसे। तो इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब क्या साइलेंट फीचर्स थे मेंडेलीव के प्रोडक्ट टेबल के? अगर मेंडेलीव के प्रोडक्ट टेबल को देखो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? पहली चीज़ तो ये कि उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 ग्रुप्स थे, और 12 हॉरिजॉन्टल लॉस थे, 12 पीरियड्स थे। हर ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स थे, एक जैसे एलिमेंट्स थे, मतलब ग्रुप 1 में सेम एलिमेंट्स थे, ग्रुप 2 में सेम एलिमेंट्स थे। ग्रुप नंबर क्या बताता था? हाईएस्ट, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर ये आपको बता सकता था उसका। जैसे अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 से हैं, उसका मतलब उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और उसने कुछ जगहों पर वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। 3 जगहों पर 44, 68, 72, इन 3 जगहों पर उसने क्या किया था? खाली जगह छोड़ दी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था कि आगे जाकर जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको हम इस प्रोग्राम पर रखेंगे। 44 पर जो था उसको उसने नाम दिया इका बोरॉन का, और 68 वाले एलिमेंट्स को नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम का, 72 को नाम दे दिया इका सिलिकॉन का। ठीक है। तो ये 44, 68, 72, तो ये 3 जगह पर मेंडेलीव के प्रोडक्ट टेबल पर खाली जगह थी। इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने अपने मर्जी से उनका नाम रख दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इका एक रशियन वर्ड होता है, और इका के मतलब होता है लाइक, जैसा। मतलब कि ये जो एलिमेंट होगा बोरॉन जैसा होगा। ठीक है। 68 पर जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। इस तरह से 72 पर जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। तो ये आपको 3 एलिमेंट्स है जो बाद में मेंडेलीव के जो है वो वफात के बाद उसको डिस्कवर भी हुए। आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा कि किस नाम से डिस्कवर हुए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं मेंडेलीव का प्रोडक्ट टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर। टोटल देखें, यहाँ पर आपको 8 ग्रुप मिल जाए, ठीक, ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक। ठीक है। और देखिए 12 टोटल आपको यहाँ पर, और टोटल 12 आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लॉस मिल जा रहे हैं। तो 12 हॉरिजॉन्टल लॉस मिल जा रहे हैं। इसके अलावा देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ इसने रखे हुए। सही है। और कुछ जगहों पर उसने खाली जगह जो छोड़ दी थी, देखिए 44, ये रहा 44, कहाँ की, ये रहा 44 पर छोड़ दिया इसने। ठीक है।
इस तरह से 68 पर छोड़ दिया उसने, और इस तरह से 72 पर इसने छोड़ दिया। यहाँ पर इसने खाली जगह छोड़ दी, तो उसने इसको इका बोरॉन कहा, चूंकि बोरॉन की फैमिली का ही था तो बोरॉन जैसा होगा। इसको इका एल्यूमिनियम कहा, चूंकि एल्यूमिनियम की फैमिली का था। इसका इका सिलिकॉन का, चूंकि सिलिकॉन की फैमिली का था। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसने इनको अपने से नाम रख दिया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का। तो ये इसका मेंडलीव का जो है वो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाया उसके साइलेंट फीचर्स के लिहाज से। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवांटेजेस, फायदे क्या थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, तो पहली बात तो इट हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे पर पढ़ना आसान हो गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से। सेकंड, बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस को उसने गलत पर सही किया, क्योंकि मेंडलीव के दौर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस गलत लिखे हुए थे। जैसे जिन जिन पर जो है ना आपने देखा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना पहले, मतलब एटम से पहले जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस सही नहीं थे, तो उसने उनको ठीक करके अपने पीरियोडिक टेबल में लिखा। इस तरह से इका बोरॉन को डिस्कवर किया गया स्कैंडियम के तौर पे, इका एल्यूमिनियम को गैलियम के तौर पे डिस्कवर किया गया, और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर किया गया। और मेंडलीव ने जो जो प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की बताई थी वो सेम वैसे ही निकली, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में हमने एक एलिमेंट रखा मेंडलीव के नाम से MD, जो क्या कहलाता है मेंडलीवियम, जो मेंडलीव को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए था। और इसी मेंडलीव को ही हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसी ने जो है वो सबसे मेन काम किया था पीरियोडिक टेबल पर। कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, कुछ खराबियां भी थी। आइसोटोप के लिए उसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अगर उसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसको क्या करना था कि उसको जो है वो जगह छोड़नी थी। किसके लिए जगह छोड़नी थी? आइसोटोप्स के लिए उसको जो है वो जगह छोड़नी थी। ठीक है, तो इसने वो जगह नहीं छोड़ी थी। ये मसला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है, क्यों? चूंकि हमने एटॉमिक मास पे बनाया ही नहीं है, हमने एटॉमिक नंबर पे बनाया है, तो फिर हमें आइसोटोप के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, के मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है एटॉमिक नंबर। तो जब पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनेगा, वो एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया नहीं देगा। नेक्स्ट, उसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रख दिया, मतलब अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स होने की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होती है। तो ये अल्कली मेटल्स ही होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव होते हैं और बड़े सॉफ्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो आपको ये तीन दिख रहे हैं, तो ये क्या है? कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, तो कॉइनेज मेटल्स के बारे में जो है वो ये, तो ये जो तीन अगले तीन जो आपको मिल रहे हैं, दे आर कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, कॉपर एक कॉइनेज मेटल है, सिल्वर एक कॉइनेज मेटल है, और गोल्ड एक कॉइनेज मेटल है। कॉइनेज मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं और इसके अलावा हार्ड होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से, क्या है भाई कि डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है, मतलब प्रॉपर्टीज के लिहाज से अलग है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो इसको इनको अलग अलग जगह पर रखना चाहिए था, इसने उनको अलग जगह पर नहीं रखा, जिसकी वजह से ये इसका डिफेक्ट था मेंडलीव का। हमने क्या किया, जदीद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 1A और 1B की सूरत में अलग कर दिया, कि एल्कली मेटल्स को 1A में रख दिया और साथ में कॉनेज मेटल्स को 1B में रख दिया। तो ये प्रॉब्लम मॉडर्न में सॉल्व हो गई। ठीक है, तो उसने तो पहले ही चीज़ ये, और उसके बाद कि इसने सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल लेड और बेरियम बहुत सारी प्रॉपर्टी में रिजेंबल करते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनको उसने अलग अलग जगहों पर रखा। जैसे सॉरी, एक ही जगह पर रख दिया मिसाल के तौर पे, या सॉरी, सिमिलर एलिमेंट्स है तो डिसिमिलर ग्रुप में रख दिया, मतलब एक साथ रखना था उसने अलग अलग रख दिया। जैसे देखिए ये रहा लेड, यहाँ पर आपको दिख रहा है PB, और बेरियम आपको दिख जाएगा BA, ये रहा 137। तो लेड और बेरियम तो प्रॉपर्टीज में सेम है, तो उनको एक जगह पर होना चाहिए, इसको अलग अलग रख दिया। अगर इनको अलग अलग रखना चाहिए तो उनको एक साथ रख दिया, जिनको एक साथ रखना चाहिए तो उसको अलग अलग रख दिया। ये डिफेक्ट्स हो गए इसके। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये डिफेक्ट जो है ना, ये वाला लेड और बेरियम वाला, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही मौजूद है। लेड और बेरियम आज भी हमारे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप्स में मौजूद है। जैसे लेड आपको मिल जाए ग्रुप 4A में, जबकि बेरियम आपको ग्रुप 2A में मिल जाता है। ठीक है, तो अलग ही अलग है। और इसने हैवी एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट से पहले रख दिया। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम की बात कर ले, पोटेशियम को उसने आर्गॉन से पहले रख दिया। मतलब हमेशा क्या होता है कि लाइटर पहले आता है ना, यहाँ पर देखते हैं जैसे पोटेशियम है ना 39, ठीक है, और आर्गॉन यहाँ पर AR, तो पोटेशियम 39 होता है और आर्गॉन होता है 40। तो क्या होना चाहिए था? पहले पोटेशियम होना चाहिए था, आर्गॉन बाद में।
तो उसने क्या कर दिया कि आर्गॉन जिसका एटॉमिक मास 40 था उसको पहले रख दिया, ठीक है। तो हैवियर एलिमेंट को लाइटर से पहले रख दिया, ये गलती थी। हमारे पीरियोडिक टेबल में ऑटोमेटिकली मसला सॉल्व हो गया, क्यों? चूंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, तो हमारे लिहाज से तो हम तो एटॉमिक नंबर पे रखा, तो हमारे लिहाज से तो ये सही है अरेंजमेंट, लेकिन मेंडलीव के लिहाज से ये गलत अरेंजमेंट थी, ठीक है। तो ये पांचों डिफेक्ट समझ में आ गए सबको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। जदीद पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आप जानते हैं कि वो बना था किसकी बुनियाद पे? वो बना था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे उसको बनाया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अच्छा पहले तो मॉडर्न एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, और सब जानते हैं एटॉमिक नंबर को एक साइंटिस्ट था मोज़ले, हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किया। तो उस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्या हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया, वर्नर, ब्यूरी एंड बोहर। इन्होंने क्या किया, कहा कि भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर पर। ये कहलाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और नील्स बोहर ने पूरा पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, जिसको हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में अलग किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हमने इसको ग्रुप और पीरियड की सूरत में हमने इनको जो है वो अलग किया हुआ है। तो अगर हम पीरियड्स की बात कर लें, अगर हम पीरियड्स की बात कर लें तो पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लॉज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं किसी एटम में आपको, और 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। चैप्टर 0 जब मैं डिस्कस कर रहा था, मतलब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी दी है, ठीक है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मौजूद है, ठीक है, ग्रुप पर भी, यूट्यूब पर भी मौजूद है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टोटल 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड को हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड होता है, सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, के शेल फिल होता है, उसमें हाइड्रोजन शुरू होकर हीलियम पे खत्म हो जाता है। सेकंड पीरियड, फर्स्ट इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड होता है, सेकंड शॉर्ट पीरियड होता है। इसमें एल शेल होता है, इसमें एम शेल फिल होता है, लिथियम से नियोन तक होता है, सोडियम से आर्गोन तक होता है। फोर्थ पीरियड जो होता है और फिफ्थ पीरियड दोनों ही लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉन्ग पीरियड। दोनों में 18 एलिमेंट्स होते हैं। एक जो है फोर्थ पीरियड पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक जाते हैं, रूबिडियम से ज़ीनॉन तक जाता है। छठा पीरियड लॉन्गेस्ट होता है, 32 एलिमेंट होते हैं, सीजियम से एंड होता है, रेडॉन पे खत्म होता है, और इसके अंदर लैंथेनाइट सीरीज होता है। और सातवां पीरियड आपका इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, ये फ्रांशियन से शुरू होता है, और इसके अंदर एक्टिनाइट सीरीज होता है, ठीक है। ये तो समझ में आती है आपको, मतलब पीरियड की क्लासिफिकेशन, पीरियड्स में जो हम इसको ब्रेकअप करते हैं। इसमें कोई मसला है किसी को तो उससे डिस्कस कर सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। पीरियड्स में कोई इशू तो नहीं है किसी को? ये समझ में आती है, ये वाला जो स्लाइड चल रहा है, ठीक है ना? सबको पता है ना इसमें, तो कंप्लीट डिस्कशन इसकी, ओके। तो ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो ग्रुप्स में हमारे पास जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और ग्रुप आपको बताता है वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या है एक एलिमेंट की। ग्रुप्स टोटल 16 होते हैं, ठीक है, 16 ग्रुप्स होते हैं। तो उसको ए और बी पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में और बी पार्ट में दोनों पे हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए वाले जो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बी वाले कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, जो सेकंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं, इसमें भी वो जो मैं बना रहा हूँ ना, इसकी क्लासरूम वीडियोस जो बना रहा था ना इंटरनेट, तो उसको भी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। लिंक्स भी मैं आपको दे देता हूँ चैनल पर, वो आपके ग्रुप पर ना। तो वो थोड़ा डिटेल में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एप्टीट्यूड के अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते ना टॉपिक्स को, लेकिन इंटर में हम कर रहे होते हैं, तो इंटर की वीडियोस जो है वो भी लिंक्स में आपको देता हूँ ना। जैसे चैप्टर 1 के है, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो ए वाले कहलाते हैं, तो और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बी वाले कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेन ब्लॉक ए के अंदर आपके पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, 1A और 2A ग्रुप, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 3A से 8A तक। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर फिर अंदर इसके 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक वाले जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं, ठीक है।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 1b से 8b तक होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नहीं होते हैं। इनमें हमारे पास सीरीज होती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। और यहाँ पर हमारे पास 3 सीरीज चलती है, 3d 4d 5d सीरीज, जिसको हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीरीज भी कहते हैं। एक स्कैंडियम वाली, एक एट्रियम वाली, और एक जो है वो लेंथेनम वाली जो सीरीज चलती है। ठीक है, 3d 4d 5d। ये तो ग्रुप्स के लिहाज से कर लिया। उसके बाद जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको पता होगी। ठीक है, ग्रुप बनने के लिए जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। मतलब हाइड्रोजन के लिए 1s1, लिथियम के लिए 2s1, पोटेशियम के लिए 3s1, सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1। इस तरह से क्या होगी, अगर हम जर्नलाइज कर दें ग्रुप 1A के लिए तो वो हो गया NS1। इस तरह से ग्रुप 2A के लिए क्या हो गया NS2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो इसमें क्या होती है, टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल अगर हमें पी ब्लॉक की पूछी जाए तो NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर निकाल लेते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब निकल सकते हैं। 3 है बोरॉन फैमिली है, 4 है कार्बन फैमिली है, 5 है नाइट्रोजन फैमिली जिसको हम पिक्टोजेंस भी कहते हैं, 6 है ऑक्सीजन फैमिली है जिसको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं, 7 है फ्लोरीन फैमिली जिसको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, 8 है नोबल गैसेज हैं, ये इनर्ट गैसेज हैं, या जीरो ग्रुप भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली 3 ग्रुप में है, तो क्या हो जाएगा NS2 NP1, 1 + 2 3 ग्रुप हो गया ये। इससे NS2 NP2 S2P3 S2P4 S2P5 S2P6। इस तरह से कंप्लीट ये लास्ट की आपको जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहे हैं, लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है NS2, उसके बाद -1D 1 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है, तो D1 से D10 तक टोटल आपको पता है कि 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। शुरू में क्या होता है, D1 से स्टार्ट कर दे तो 1 + 2 = 3B ग्रुप हो जाता है ये। इस तरह से फिर हो जाएगा 4B, फिर हो जाएगा 5B, फिर हो जाएगा 6B, फिर हो जाएगा 7B, फिर हो जाएगा 8B। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है NS2 N-1D4, इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन को D पर जम करवा देते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि आप जानते हैं कि D जब हाफ फिल होता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। सही है। 8B में क्या होता है कि आपका D6 भी होता है, D7 भी होता है, और D8 भी होता है। मतलब D6 तो होता ही है, और साथ में D7 है तो भी 8B होता है, और D8 हो तो भी 8B ही होता है। क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि 8B ग्रुप जो है वो 3 कॉलम्स में आपके पास ब्लॉक टेबल में मौजूद होता है। ठीक है, 3 कॉलम्स में बने हुए होते हैं 8B के अंदर। सही है, और ये 8B वाले एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं अच्छी तरह से। ग्रुप 1 में जो कॉर्नेज मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, NS2 N-1 D9, 9 और 2 वैसे होते हैं 11। उसके पहले का एक नंबर हम कट कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये 1B हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से स्टेबिलिटी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जम करवा देते हैं, S से D पर चला जाता है तो S1D10 हो जाता है। ठीक है, 2B में क्या करते हैं, 10 + 2 ये हो जाएगा 12, 12 हो जाता है। ठीक है, और इसके 1 को हम काट देते हैं तो सिर्फ 2 बच जाता है, तो NS2 N-1 D10 जो है वो आपका 2B ग्रुप का हो गया। ठीक है, जो जिंक वाली फैमिली होती है। अच्छा, जिंक वाले जो 2B ग्रुप वाली फैमिली होती है उसको हम एक और नाम देते हैं, अगर आपको पता है तो उसको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट किस लिए कहते हैं, सूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है, फेक। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसका डी शेल जो है वो अनफिल्ड हो। अगर डी शेल फुलफिल हो जाता है ना तो वो ट्रांजिशन नहीं होता है। जैसे जिंक में क्या होता है कि इस वाले फैमिली के अंदर, जिंक वाली फैमिली के अंदर जो है वो डी फुलफिल हो जाता है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन नहीं है, और ट्रांजिशन जैसी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर नहीं होती, जो कि हम चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद एफ ब्लॉक की जर्नल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट याद रख लें। NS2 हो गया, 1 से 2 तक कुछ भी, N-1D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, और N-2 1 से लेकर 14 तक, चूंकि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सबको ये समझ में आया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की जर्नल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर MCQs में आपसे किसी भी एक ग्रुप के बारे में पूछने के इस ग्रुप का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो क्या बता सकते हैं ना, यू कैन टेल इट। तो मसला इन चीज़ों में यहाँ तक। ओके, do you have any problem, any issue regarding this? If you have any question you can tell me. Okay, no issues are there. Okay, नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रिडिक्शन करनी होती है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक की, ब्लॉक टेबल के अंदर ना। तो इसके लिए तरीका आप शायद आप जानते होंगे। जैसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, जैसे जेड है। अच्छा, ऑफ वो प्रिंसिपल तो सबको आती है, मैं बना नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। एनर्जी डायग्राम तो सबको बनानी आती है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कर लोगे ना इसको, तो मैं नहीं लिखूँ इसमें यहाँ पर।
ये तो एनर्जी डायग्राम तो सब बना लेते हैं, चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ वो प्रिंसिपल में, ठीक है ना, हो जाएगा ये। ओके, जैसे Z है आपके पास, तो Z इक्वल टू 3, तो बताना है कि ये कौन सा ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक है इस एलिमेंट का। तो क्या करेंगे उसमें कि 1s2, ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या कर देंगे 2s1, हो गया 1s2 2s1। तो यहाँ पर अब इसको जो लास्ट आ गया ये इसका ब्लॉक आ गया, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है उसका ग्रुप नंबर है, K1 ग्रुप का ये एलिमेंट होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर जो है 2 है, तो ये बता रहे कि ये सेकंड पीरियड का है। तो इस तरह से मैंने ये बताया है इसमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। ये बाकी जो मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, तो क्या आप उसके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो आप मुझे बताएं क्या ये आपसे हो सकता है, सारे ग्रुप्स जो हैं उसमें इसके आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक अभी बता सकते हैं? ठीक है, ओके, तो बता सकते हैं, तो बस आप इसको बस दोबारा बता दूं। ओके, अच्छा, तो जैसा निकोलसन, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप देखें आपको जो है वो, बाकी बच्चे इसको करते रहे, मैं अनिक को बता देता हूँ, बाकी सारे सॉल्व कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। 7 तक लिख दिया। अब शुरू में सारे जो है वो एस लगा दिया सबके साथ, ठीक है, तो शुरू में सबके साथ एस आ गया। उसके बाद जो है वो हमने 1 और 7 को छोड़ दिया, तो बाकी लिख दिया 2 3, इस तरह से 4, इस तरह से 5, इस तरह से 6 तक लिख दिया। और सेकंड वाले के साथ सबके साथ हमने जो है वो पी लगा लिया, ठीक है, इस तरह 2p 3p, इस तरह से 4p, इस तरह से 5p, इस तरह से 6p, ठीक है। फिर आपको 2 और 6 को छोड़ना है, तो बाकी लगा लेना है, 3 लगा लिया, 4 लगा लिया, 5 लगा लिया आपने, ठीक है। तो उनके साथ फिर आपने डी लिख देना है, ठीक है। फिर 3 और 5 को छोड़ना है तो सिर्फ 4 रह जाएगा, 4 के साथ आपको एफ लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करते हैं इसमें, कि आप उसको कट आउट करते हैं इस तरह से, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर ये सारे इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सही है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले तो उसका पीरियड नंबर आपको पता लग जाएगा। पीरियड नंबर कैसे पता लगेगा, कि सबसे बड़ा नंबर जो है 1, जैसे बड़ा नंबर जो सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो है ना अल्फाबेट के लेफ्ट साइड पे ग्रुप ब्लॉक के जो लिखा हुआ है, जैसे 1 और 2, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 2 है, तो ये आपका पीरियड हो गया इसका सेकंड, ये आपके सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम बाद नेक्स्ट आते हैं तो हम इसका ब्लॉक बता सकते हैं कि ब्लॉक क्या हो जाएगा। तो किस पर खत्म हो रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया, जैसे एस पर। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट। तो सेकंड आपके पास है z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इसमें लिख देता हूँ, ओके। सेकंड z इक्वल टू, इसका आप बताइए सबसे पहले तो इसका जो है वो पीरियड क्या निकाला आपने। अभी काम करें कि आप जो आंसर लिखेंगे उसमें तीनों चीज़ एक साथ लाइन से लिख दें, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, तीनों चीज़ एक साथ लिख दें, फिर मुझे आंसर चेक कर रहे कराएं। तो z इक्वल टू 2 का बताएं कि आपने उसके में पीरियड क्या निकाला, ग्रुप क्या निकाला और ब्लॉक क्या निकाला। एक ही लाइन पे आप मुझे आंसर दे दें। ओके, पीरियड 1, ग्रुप 2 है और ब्लॉक इसका आ गया एस। यहाँ पर एक गलती यहाँ पर शायद सभी स्टूडेंट्स करेंगे, चूंकि ये एक्सेप्शनल रूल था, और वो क्या है कि z इक्वल टू 2, देखो जब आप करोगे सिंपल है कि 1s2, ठीक है। 1s2 करने से आपने यहाँ पर जो चीज़ सही निकाली वो सिर्फ आपका एक चीज़ सही निकल गया यहाँ पर, कि फर्स्ट जो ये पीरियड इसका फर्स्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आपने गलत निकालने, चूंकि आपको यहाँ लगा कि एस ब्लॉक हो गया और 2a ग्रुप हो गया। ये असल में जो एलिमेंट है ना z इक्वल टू 2, अगर आप देखो ये एक्सेप्शन है, यस यस शहरियार यू आर राइट, कि ये हीलियम है, ठीक है। और हीलियम जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप 8a का होता है। 8a ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए हम ये चीज़ देखते हैं कि हर वो एलिमेंट जिसकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो वो आपका जो है वो इनर्ट गैस या नोबल गैसेस में 8a ग्रुप में ही आता है। तो हीलियम सिर्फ इस वजह से कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसकी वजह से वो नोबल गैसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें अगरचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता लग रहा है कि ये जो है वो सेकंड सेकंड मतलब एस ब्लॉक का है और सेकंड 2a ग्रुप का है, लेकिन ये
8 ए ग्रुप का है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर z इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद z इक्वल टू 9 जो कि आपका फ्लोरीन है, इसका बताएं। नेक्स्ट, बाकी इजी है, वो यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन था जिसकी वजह से नहीं कर पाए। यस, सेकंड का है, सेकंड पीरियड है, ठीक है, 7 ए ग्रुप है, पी ब्लॉक। ये सन अर्शद, यू आर राइट। शहरियार आपने भी ठीक कहा है, सही है, फ्लोरीन ही है ये। बिस्मा का भी ठीक है, ओके, सही है। अनिकुल हसन ने बिल्कुल ठीक कहा। अनिकुल हसन, आपने लग रहा है बिल्कुल शहरियार के आंसर को आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, ऐसा फील हुआ मुझे, चूंकि ग्रुप का भी दोनों ने छोड़ा हुआ। अच्छा जी, तो z इक्वल टू 21। उसके बाद इसका पता है, यस, फोर्थ पीरियड है, 3B ग्रुप है और D ब्लॉक है। यस, स्कैंडियम है ये, ओके। बिस्मा थर्ड, 3B D ब्लॉक, सही है, बिस्मा ने भी ठीक किया है। कुलसुम शकील, ओके, सना अरशद, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज z इक्वल टू 24। इसका पता है, z जब 24 हो, ये क्रोमियम है एक्चुअली, ठीक है, इसका पता है। यस शहरियार, 6B ग्रुप है, ठीक बताया, फोर्थ पीरियड है, सही है, और D ब्लॉक है, ठीक है, फोर्थ 6B D ब्लॉक, सही है। ग्रुप 6B हो, बी नहीं लिखा जरमीन आपने, फोर्थ है और D ब्लॉक है, ठीक है। बिस्मा फोर्थ है, 6B D ब्लॉक, सही है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन में लेकिन आपने S1 और D5 किया होगा उसमें, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, अनस्टेबल आ रहा होगा। S2D4 आ रहा होगा एंड में आपका, ठीक है, S1D5 हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। उसके बाद z इक्वल टू 29, तो ये कॉपर है असल में, इसका बताएं। यस, फोर्थ है, 1B है, D ब्लॉक है। यस, फोर्थ है, 1B है, D ब्लॉक है, सही है। फोर्थ है, 1B है, D ब्लॉक है, सही है, ओके। तो ये कॉपर का भी आपने ठीक बताया। z इक्वल टू 28, निकल, इसका बताएं। फोर्थ 8B D ब्लॉक, सही है, 8B फोर्थ D ब्लॉक, सही है। वैसे यहाँ पर आपके सामने इसमें 10 आ रहा होगा, 10B आ रहा होगा, लेकिन मैंने वही बताया था कि चाहे 8 आए, चाहे 9 आए, चाहे 10 आए। अच्छा, हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर होगा। इजी एमसीक्यूज हैं फिलहाल, चूंकि मैंने जल्दी में आसान से ही बनाए थे, मुश्किल नहीं बनाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6 पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, छठे पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, ये बताइए। यस, वेल डन, 32 होंगे, चूंकि लॉन्गेस्ट पीरियड होता है ये, ठीक है, छठे में। नेक्स्ट, फर्स्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्ट टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये बताइए। यस शहरियार, ओके, अनीक, बहुत इजी इजी। सेकेंडरी केमिस्ट्री यही आसान, क्योंकि इसमें बस इंफॉर्मेशन ही है, ओके। तो दो होते हैं, ठीक है, दो ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, कटाक से आंसर आप लगा दो। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये तो बहुत ही आसान होगी। कितने होते हैं सेकंड और थर्ड में, ओके, यस, 8 एलिमेंट्स होते हैं, सही है। नेक्स्ट है अ ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा। यस शहरियार, बहुत फास्ट, ओके, बी कॉपर, कॉपर इज द ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, ओके। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है प्रोडक्ट टेबल का, ये भी पीछे हमसे कुछ गुजर चुका है इस पर, वेरी फास्ट, ओके। बिस्मा सी कह रही है, सी जो है वो लॉन्गेस्ट नहीं है। मोमिना यू भी आप सी कह रही है, तो सी लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट जो है वो 6 पीरियड है, बी। सी जो है वो 7 जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो 7 जो है वो लॉन्गेस्ट ही है, अगर आज के लिहाज से देखा जाए, चूंकि इन केस के एलिमेंट सारे डिस्कवर होने के बाद वो लॉन्गेस्ट हो गया है, लेकिन जिस वक्त हमारी किताब लिखी गई इंटरमीडिएट की, उसके लिहाज से वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो 7 को हम इनकम्प्लीट पीरियड ही कहेंगे, हमें 6 पीरियड को कहा जाना पड़ेगा लॉन्गेस्ट पीरियड, जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। दूसरा छठा है द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, ये तो हो गया दोबारा, ओके। सातवां है अकॉर्डिंग टू मोजले,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो मतलब एटम्स की प्रॉपर्टीज के अनुसार किस चीज पर होता है? तो यस, ये हेनरी मोजले का ये था कि एटॉमिक नंबर। यस, सही, सी ऑप्शन दे रहे हैं सारे, ओके, यू ऑल आर करेक्ट। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है वो आपके प्रॉपर्टीज के अनुसार होता है। मेंडलीव जो है उसका रिवर्स कहता था, वो कहता था कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर हम जो है वो periodic टेबल को अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic law, the properties of elements are directly related to। मतलब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी किस तरह रिलेट करती है, किन चीजों पर रिलेट करती है, सेम होती है? यस, शहरियार, बिस्मा, सना, डी, यस, ऑल ऑफ दी अबव, चुके, यस बिल्कुल चुके। वैलेंसी भी एक उनकी फिक्स होती है, आयनाइजेशन एनर्जी व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, उन सब का भी एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है इन सब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम आर कॉल्ड। लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यस शहरियार, यू आर राइट, लेंथेनाइट। चलिए अगर मैं आपसे और एक बात पूछूं कि लेंथेनाइट सीरीज को और एक और क्या नाम हम दे सकते हैं? लेंथेनाइट सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज के अलावा क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम आप जानते हैं लेंथेनाइट सीरीज का, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का? एनीबॉडी नोस लेंथेनाइट सीरीज को और क्या कह सकते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो बेटा लेंथेनाइट एक्टिनाइट दोनों को कहते हैं। सना अच्छा सही कह रही है, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। और इस एक्टिनाइट सीरीज को हम क्या नाम दे सकते हैं? वो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स कह सकते हैं उनको हम। ठीक है, तो विच फैमिली डस बी आई बिलोंग? बिस्मथ कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? वेरी सिंपल, वेरी इजी। यस शहरियार कह रहे हैं बी, सभी बी कह रहे हैं। आई थिंक नसीम पास, सब बिंदास, तो बिंदास का भी है बिस्मत। सही है। उसके बाद 10th एमसीक्यूज है, Na2O का नेचर क्या होगा? बेसिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक या एसिडिक? ये बड़ा मुश्किल है, ये तो बताया ही नहीं मैंने चैप्टर 1 में, आप कैसे बताएंगे? 10 का बी, वीकली बेसिक कह रहे हैं शहरियार, तुक्का लगाएंगे शायद। देखिए मैं उसको बता देता हूं। देखिए मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, पहली बात तो याद रखें, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई? मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटल के, ये तो सिंपल है। अब मेटल दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास जो है वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और एक पुअर मेटल्स होते हैं। सही है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ना 1A 2A वाले जो मेटल्स हैं वो आपके जो है वो रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं, और कुछ मेटल्स आपके पास पी ब्लॉक में आ जाते हैं या डी ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक में जो ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके नीचे गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे, लेड, टिन वगैरह, ये सारे, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर मेटल। तो ये भी बेसिक ही बनाते हैं ऑक्साइड्स, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड्स जो बनाते हैं वो वीकली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ बेस्ट आंसर जो इसका होगा ना वो होगा स्ट्रांगली बेसिक। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बेसिक तो होगा लेकिन स्ट्रांगली बेसिक होगा, तो बेस्ट आंसर इसका सी है। बात समझ में आ गई होगी आपको? अच्छा, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा होता है? आईपी वैल्यू में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भाई टॉप से बॉटम का देख लें, सोच लें, तो लेफ्ट से राइट उसका उलट हो जाएगा। फिर टॉप से बॉटम, ये बिस्मा, अनी, कलसूम सब बी कह रहे हैं, और ये तीनों बच्चे ही जो है वो गलत कह रहे हैं। भाई क्या हो गया, टॉप से बॉटम जाएंगे तो आईपी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। आईपी वैल्यू डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम तक जाते हुए। तो आईपी क्या, एनर्जी किस चीज को कहते हैं? लास्ट सेल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी है। जब नीचे जाते हैं शेल बढ़ता है तो कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं।
तो टॉप से बॉटम एनर्जी डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज, हाँ डिक्रीज होती है, तो लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी ना। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, शेल एटम छोटा होता रहता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो मैंने पहले भी तो पार्ट 1 फर्स्ट टाइम में भी बताया इसको एप्टीट्यूड सेशन में, और ये सारे ही ट्रेंड्स मैंने बताए आपको इसके अलावा भी। ओके, ड्यू टू सिमिलैरिटी मेंडलीव प्लेस्ड बीई इन द ग्रुप। बीई को कौन से ग्रुप पे रखा जाता है, बेरिलियम को? सिंपल है, बता ही सकते हैं। बेरिलियम कौन से ग्रुप में होता है? यस शहरियार, यू आर राइट। ओके, यानी कि आपने भी सीखा सेकंड में होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर ये वाला ग्रुप। 13, यूरेनियम कौन से बिलोंग, किस चीज कहाँ से बिलोंग करता है यूरेनियम? यू। तो शहरियार कह रहे हैं डी, लेंथेनाइट्स। बिस्मा भी शायद डी कह रही हैं, सना अरशद भी डी कह रही हैं, और ये सब गलत कह रहे हैं। अनीकुल हसन ठीक कह रहे हैं। एक्टिनाइट होता है ना भाई, लेंथेनाइट कहाँ से हो गया? यूरेनियम सबसे नीचे होता है, एक्टिनाइट सीरीज में होता है, तभी तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं एक्टिनाइट को। लेंथेनाइट को ना ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। सबको नींद आ रही है लग रहा है, गलत आंसर दे रहे हो। इतना सिंपल चैप्टर है क्या चैप्टर 1 के अंदर? 14th एमसीक्यूज है। Al2O3 का नेचर क्या होता है? ये सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 4 में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। यस, मोमिना को याद है, गुड। सना अरशद ओके। यस, सब सी एम्फोटेरिक होता है, गुड। ये एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखता है। बोरॉन के ऑक्साइड्स, नो सॉरी, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम आपका एम्फोटेरिक नेचर रखता है, ठीक है। एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, दोनों होता है ये। और मैंने डिटेल बताई थी आपको क्लास लेक्चर के अंदर, आगे चैप्टर 4 में दोबारा बता दूंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। बताए हेलोजन फैमिली का कौन सा मेंबर सॉलिड होता है इन चारों में से? वैसे एसिटिन को काट दें, ये तो रेयर है, इसको तो छोड़ ही दें, बाकी 3 में से बताएं। यस, आयोडीन सॉलिड होता है। किस कलर का, चलो चलो आप बताएं किस कलर का सॉलिड होता है आयोडीन? शहरियार लाइट येलो, अरे अल्लाह के बंदे, लाइट येलो आयोडो फॉर्म होता है, CHI3। आयोडीन का कंपाउंड है वो, येलो क्रिस्टल जो बनता है। आयोडीन खुद लाइट येलो नहीं होता है। कुलसुम शकील ब्राउन, अरे ब्राउन ब्रोमीन होता है। क्या हो गया? सना अरशद व्हाइट, ये व्हाइट कब से हो गया? आयोडीन मिलाया नमक, आप सोच रहे हैं कि आयोडीन मिलाया नमक जो घर पे आता है हंडी वाला नमक, वो व्हाइट होता है, तो आयोडीन भी व्हाइट हो गया? शहरियार वॉयलेट नहीं होता, मैं बता रहा हूँ डार्क ग्रे कलर का होता है ये। याद रखो कि आयोडीन जो होता है वो डार्क ग्रे कलर का होता है। और जब ये, लेकिन ये क्या होता है, सबलाइम सॉलिड होता है। सबलाइम सॉलिड होता है जब ये सॉलिड से डायरेक्ट जब गैस बन रहा होता है ना, फिर ये वायलेट कलर के फ्यूम्स दे रहा होता है, गैस की सूरत मोड़ रहा होता है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में खुद वायलेट नहीं होता, सॉलिड स्टेट में डार्क ग्रे होता है, फ्यूम्स इससे वाइट कलर के निकलते हैं जब ये गैस बनता है, ठीक है। एक्टिनाइट कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप में से कोई बता सकता है? एक्टिनाइट स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन सा एलिमेंट से शुरू होती है एक्टिनाइट सीरीज? यार प्रोडक्ट टेबल किसी के पास है तो देखकर चेक करके बताओ जरा, मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कहाँ से होता है। थोरियम से हो रहा है, TH। चेक करो बाकी बच्चे भी। ओके, ये याद कर लो भाई, थोरियम से होता है, TH से। तो प्रोडक्ट टेबल में देखोगे ना, दिख जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में से किसकी होगी? जो प्रोडक्ट टेबल में जो है वो कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यहीं रखा हुआ है भाई। MCQ 17 में आंसर बताओ। यस, सीजियम। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, क्या वैल्यू होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए क्या वैल्यू होती है? यस शहरियार, यू आर राइट, 0.7, गुड, ठीक है, सही है, सब सही बता रहे हैं, ओके ओके। एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा इनमें से? आयोडीन, I+1, I+2, I-1? यस, डी बता रही है, यस। एनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम, यस, I-1 हो गया, बड़े साइज का। कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ओके। 18, वेरिएबल वैलेंसी कौन सा एलिमेंट्स की होती है भाई? एक से ज्यादा वैलेंसी कौन सा एलिमेंट्स की होती है वेरिएबल? यस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है, बी की होती है, वेल डन, गुड भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 20, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड हाइड्रोजन के यूनिवर्स में कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड मौजूद है दुनिया में?
यूनिवर्स कहा जा रहा है। शहरियार ठीक कह रहे हैं, हाइड्रोजन है। दुनिया में अर्थ में नहीं कहा जा रहा है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस H2 होगा। अगर अर्थ में कहा जाएगा तो C होगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। बड़ा इजी चैप्टर था। ठीक है, कोई मसला समझ में आ गया सबको चैप्टर 1?